आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, झिल्ली। झिल्ली का अर्थ क्या होता है, जैसे आप लोग घर पर जब चाय बन जाता है तो एक चाय छननी होता है जिससे क्या करते हैं, चाय को छानते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, जो चाय के अंदर जो चाय पत्ती होते हैं वह किस में आ जाते हैं, तो चाय छन्नी में क्या होते हैं, आ जाते हैं। तो उसी छननी को ही विज्ञान में क्या कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। तो झिल्ली की परिभाषा क्या है, तो इसका उत्तर जब लिखेंगे तो किसी विलयन में बड़े आकार के कणों को दूर करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे झिल्ली कहते हैं। अर्थात कोई शरबत बना हो और उसमें कोई बड़े आकार का कण हो तो क्या करते हैं, छानते हैं। तो जो छानते हैं तो जो छानने वाला जो साधन होता है उसी साधन को ही क्या कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। तो झिल्ली समझ में आ गया होगा कि किसी विलयन में जो बड़े आकार के जो कण होते हैं वो कण को क्या करेंगे, दूर करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे झिल्ली कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे झिल्ली के प्रकार। झिल्ली कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिए झिल्ली जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। झिल्ली कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। पहला का नाम है अपारगमय झिल्ली, दूसरा पारगमय झिल्ली और तीसरा है अर्धपारगमय झिल्ली। तो 3 प्रकार का झिल्ली है। पहला का नाम अपारगमय झिल्ली, पारगमय झिल्ली और अर्धपारगमय झिल्ली। अब एक एक का परिभाषा अच्छे से समझेंगे और अपने कॉपी में आप लोग नोट करते चलिए, जिससे क्या होगा, एक अच्छे से क्या हो जाएगा, नोट्स भी तैयार हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पारगमय झिल्ली क्या होता है। तो बहुत आसान है, अगर पारगमय झिल्ली की परिभाषा अगर याद हो गया तो समझिए पारगमय झिल्ली का भी परिभाषा को क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो अपारगमय झिल्ली की पहले परिभाषा को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद से पारगमय झिल्ली के बारे में समझेंगे। तो अपारगमय झिल्ली क्या है, ऐसी झिल्ली जो अपने से होकर विलय तथा विलायक दोनों अणुओं को आने तथा जाने नहीं देता है उसे अपारगमय झिल्ली कहते हैं। अर्थात जो विलय होते हैं और जो विलायक होते हैं दोनों के अणु को जो आने जाने क्या करते हैं, नहीं देता है, उसे अपारगमय झिल्ली कहते हैं। तो कितना आसान इस परिभाषा है। तो परिभाषा को एक कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए कि जो विलय होते हैं और जो विलायक होते हैं दोनों के जो अणु को क्या करते हैं, आने तथा जाने नहीं देता है, तो ऐसी झिल्ली को क्या कहेंगे, अपारगमय झिल्ली कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पारगमय झिल्ली क्या है। तो इसका उत्तर जो अपारगमय झिल्ली और पारगमय झिल्ली का जो उत्तर होगा थोड़ा सा क्या होगा, अंतर होगा परिभाषा में। तो अब इसका उत्तर अपने कॉपी में लिखेंगे कि ऐसी झिल्ली जिससे होकर विलय और विलायक दोनों के अणु आ सकते हैं। तो इसमें क्या होंगे, विलायक और विलय दोनों के अणु क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। इस प्रकार के झिल्ली को क्या कहेंगे, पारगमय झिल्ली कहते हैं। इसमें क्या था इसके ऊपर में कि विलय और विलायक दोनों को अणु को आने जाने नहीं देता है, उसे अपारगमय झिल्ली कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें विलय और विलायक दोनों के अणु को क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। तो इस प्रकार के जो झिल्ली है उसे क्या कहेंगे, पारगमय झिल्ली कहते हैं। तो इसको भी उत्तर अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, रफ जरूर अपने सामने रखिए और इसे नोट करते चलिए। तो अगला हम लोग समझेंगे अर्धपारगमय झिल्ली क्या है। तो अर्धपारगमय झिल्ली मतलब इसके नाम से ही पता चल जा रहा, अर्ध माने आधा। तो आधा के बारे में, तो आधा झिल्ली क्या होता है, अर्धपारगमय के मतलब आधा झिल्ली। तो इसका उत्तर को ध्यान से देखेंगे तो याद हो जाएगा। ऐसी झिल्ली जो अपने से होकर विलायक के अणु को तो आने जाने देती है। अब ध्यान दीजिए, विलायक के जो अणु होते हैं उसको आने तथा क्या करती है, जाने देती है,
किंतु ध्यान देंगे, किंतु विलय के अणु को आने जाने नहीं देता है, ऐसी झिल्ली को क्या कहेंगे? अर्धपारगमय झिल्ली कहते हैं। कितना आसान है। अर्ध का मतलब हो गया आधा, आधा का मतलब यह है जैसे विलय और विलायक होते हैं तो केवल इसमें विलायक का है, विलय का नहीं होगा, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? आधा। तो अर्ध नाम रखा गया। आधा क्यों रखा गया नाम? क्योंकि इसमें केवल विलायक के ही अणु को क्या करने देते हैं? आने जाने देते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि इसमें किसके अणु को आने जाने देते हैं? तो केवल विलायक के अणु को आने जाने देती हैं, किंतु विलय के जो अणु होते हैं उसको आने जाने नहीं देता है। ऐसी झिल्ली को अर्धपारगमय झिल्ली कहते हैं। इस झिल्ली का प्रयोग परासरण में किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो किस में करेंगे? तो परासरण में किया जाता है। तो परासरण क्या होता है? अब परासरण के बारे में समझेंगे कि परासरण क्या होता है और परासरण कितने प्रकार के होता है। तो एक एक लाइन अपने कॉपी में क्या कीजिए? लिखते चलिए, जिससे क्या होगा? आपको याद भी होता जाएगा। तो अर्धपरागमय झिल्ली तो समझ में आ गया होगा। क्या है यह? विलायक के अणु को क्या करेंगे? आने जाने देंगे, किंतु विलय के अणु को आने जाने नहीं देंगे। ऐसे झिल्ली को क्या कहेंगे? अर्धपारगमय झिल्ली कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे परासरण। परासरण क्या है? अब परासरण क्या है तो इसका उत्तर ध्यान से समझेंगे। जब दो भिन्न सांद्रता मतलब जो सांद्रता है वह क्या है? दो हैं, लेकिन दोनों सांद्रता अलग अलग हैं। भिन्न सांद्रता के विलयन किसी अर्धपारगमय झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है। अब देखिए यहाँ अर्धपारगमय झिल्ली, तो इसका मतलब अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं कि अर्धपारगमय झिल्ली का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? परासरण में किया जाता है। तो यहाँ क्या है? अर्धपारगमय झिल्ली द्वारा क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु जाने लगते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। तो अर्थात क्या है? जब दो सांद्रता और भी दोनों सांद्रता क्या है? भिन्न भिन्न हैं और उसे अर्धपारगमय झिल्ली द्वारा उसको क्या करेंगे? जब अलग किया जाता है तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या होते हैं? विलायक के अणु जाने लगते हैं। इस घटना को ही कहा जाता है? परासरण कहते हैं। तो परासरण का उत्तर समझ में आ गया होगा। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट भी कर लीजिए कि क्या है परासरण, परासरण का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो परासरण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब अधिक जो हमारे क्या है? कम सांद्रता से क्या होंगे? अधिक सांद्रता के विलायक के अणु क्या होने लगेंगे? जाने लगते हैं। तो इस क्रिया को ही क्या कहेंगे? परासरण कहते हैं। अब परासरण के प्रकार क्या होते हैं? परासरण के कितने प्रकार हैं? प्रकारों के बारे में अब अध्ययन करेंगे और उस प्रकार के बारे में जो होंगे उसको भी बारे में हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो परासरण के प्रकार, परासरण कितने प्रकार के होते हैं? तो परासरण दो प्रकार का होता है। परासरण कितने प्रकार के? दो प्रकार का होता है। पहला का नाम है अंतः परासरण और दूसरा का नाम क्या है? बाह्य परासरण। अब अंतः परासरण क्या है? बाह्य परासरण क्या है? अब बहुत आसान उत्तर है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उत्तर आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे? अंतः परासरण। अंतः, यहाँ पे अंतः आपका परासरण है, यहाँ अंतः परासरण। तो जब परिभाषा क्या लिखेंगे? अंतः माने अंदर, अंदर की ओर। बस ध्यान देंगे जो परासरण की जो क्रिया रहेगा वह बाहर से किधर जाएगा? अंदर की ओर जाएगा। अंतः परासरण। कितना आसान उत्तर है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उत्तर आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? जब परासरण की क्रिया बाहर से अंदर की ओर, माने यह जो क्रिया है बाहर से क्या है? अंदर की ओर होती है, उसे अंतः परासरण कहते हैं। तो कितना आसान है। अंतः माने बाहर से किधर? अंदर की ओर होती है, उसे अंतः परासरण कहते हैं। अर्थात जैसे चना या किशमिश को जब जल में क्या करते हैं? डाल देते हैं तो चना क्या हो जाता है?
फूल जाता है। किसमिस क्या हो जाता है? फूल जाता है। तो क्या होगा यह क्रिया? बाहर से किसमें चला गया? अंदर की ओर। जो पानी है वो चना के अंदर जब जाएगा तो चना क्या हो जाता है? फूल जाता है। किशमिश फूल जाता है। तो हमारा ये क्रिया को क्या कहेंगे? अंतःपरासरण क्रिया कहते हैं। तो अंतःपरासरण समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बाह्य परासरण। बाह्य परासरण, बाह्य माने क्या होगा? बाहर। अब अंदर से क्या होगा? बाहर। इसके पहले क्या पढ़े हैं? बाहर से अंदर। अब अंदर से बाहर। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जब परासरण की क्रिया अंदर से बाहर की ओर होती है उसे बाह्य परासरण कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है। बस थोड़ा सा परिभाषा में अगर ध्यान दे देते हैं तो परिभाषा आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। बाह्य से, नाम से ही याद कर सकते हैं। बाह्य परासरण मतलब बाह्य, बस इसमें बाहर की ओर होगा। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? अपने कॉपी में क्या कीजिए? लिख लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। तो और इसका उदाहरण क्या है? जैसे सिरे, सिरे मतलब सीरा, जैसे चीनी का जो सीरा होता है तो सिरे में अंगूर का पिचक जाना। जब सीरा अगर रखा गया है, अगर उसमें अंगूर को डाल दें तो अंगूर क्या हो जाएगा? पिचक जाना, पचक जाता है। तो इसका क्रिया को क्या कहेंगे? बाह्य परासरण कहते हैं। तो इसका उदाहरण अपने कॉपी में क्या कर लीजिए? लिख लीजिए कि सिरे में अगर अंगूर को डालते हैं, अंगूर को क्या हो जाता है? तो पिचक जाता है। तो समझ में आ गया होगा बाह्य परासरण। पढ़ेंगे विसरण। विसरण का अर्थ होता है फैलाव। जैसे आप लोग सेंट जब मारते हैं तो एक जगह जब मारेंगे तो पूरी रूम क्या हो जाता है? महकने लगता है। या अगरबत्ती कोई जला देते हैं तो पूरा मकान में क्या होता है? उस रूम में महकता है। जिस रूम में जलाएंगे वो पूरा रूम महकने लगता है। या कोई सेंट को अपने ऊपर क्या करते हैं? थोड़ा सा अगर लगाते हैं तो पूरा क्या होता है? रूम महकने लगता है। उसी को ही विज्ञान में क्या कहेंगे? विसरण, फैलाव। अब विसरण क्या है? अब इसका उत्तर अपने कॉपी में लिखेंगे कि गैसों का अधिक सांद्रता से क्या? कम सांद्रता, ध्यान दीजिएगा, कम अधिक सांद्रता से कहाँ पे? कम सांद्रता की ओर होने वाला फैलाव क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। कितना आसान ये भी परिभाषा है। गैसों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होने वाला फैलाव क्या कहलाएगा? विसरण कहलाता है। तो विसरण की उदाहरण क्या है? जैसे फूलों में सुगंध का निकलना। अगर फूल है तो फूल में से क्या होता है? सुबह टाइम अगर आपके दरवाजे पे कोई फूल लगा रहता है तो कुछ उसमें से गंध आता है, महकता है, सुगंध आता है। तो क्या कहेंगे? तो यह विसरण की क्रिया माना जाता है। तो यहाँ अपने उदाहरण लिख लेंगे, फूलों से सुगंध का क्या होता है? निकलना। तो समझ में आ गया होगा। या अगरबत्ती भी जब जलता है तो उसका सुगंध का क्या होता है? निकलना। या इत्र को छींटना, जैसे इत्र को अपने शरीर के ऊपर लगाते हैं या स्प्रे करते हैं तभी क्या होता है? उसका सुगंध का क्या होता है? निकलना। ये सब क्या कहलाता है? तो विसरण कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे, मोस्ट आईएमपी आ गया, विसरण तथा परासरण में अंतर क्या है? विसरण तथा परासरण में अंतर क्या है? यह कई साल के परीक्षा में पूछा गया है। तो इसे अपने कॉपी में लिख करके और इसे 2 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। तो विसरण में अब यहाँ क्या करेंगे? विसरण तथा परासरण में जब अंतर लिखेंगे तो सबसे पहले 2 कॉलम बना लेंगे। एक और विसरण लिख देंगे और एक और क्या लिख देंगे? परासरण लिख देंगे। और उसके बाद से इसमें पहला क्या लिखेंगे कि विसरण की क्रिया किसमें होती हैं? तो गैसों में होती हैं। अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं विसरण की परिभाषा। तो गैसों का अधिक सांद्रता से कहाँ पे? कम सांद्रता की ओर फैलाव को ही क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। तो इसलिए विसरण की जो क्रिया होता है वह सिर्फ किसमें होता है? तो गैसों में होता है। तो यहाँ लिखेंगे विसरण की क्रिया गैसों में होती हैं। और परासरण की क्रिया क्या लिखेंगे? तो परासरण की क्रिया
प्रायः भिन्न सांद्रता के किसमें होगी, द्रवों में होती हैं। तो परासरण की जब परिभाषा लिखा गया है तो उसमें क्या बताया गया था, भिन्न सांद्रता माने इनकी सांद्रता जो रहेगा अलग अलग रहता है। इसमें भिन्न सांद्रता के द्रवों में क्या होती हैं कौन सी क्रिया, परासरण की क्रिया होती हैं। तो विसरण और परासरण में पहला जो अंतर है समझ में आ गया होगा। विसरण में क्या लिखेंगे, विसरण की क्रिया केवल गैसों में होती हैं और परासरण की क्रिया जो होती हैं प्रायः भिन्न सांद्रता के द्रवों में होती हैं। अब दूसरा अंतर को समझेंगे। इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट भी करते चलिए, जिससे आपको क्या होगा, एकदम आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे जब दूसरा अब अंतर समझेंगे तो दूसरा अंतर होगा, यह क्रिया अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है। यह जो क्रिया होती है विसरण का, यह क्रिया क्या होती है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है। और यह क्या होती है, यह क्रिया कम सांद्रता, बस उल्टा है, अधिक के जगह पे क्या बोलेंगे, कम, और यहाँ कम है वहाँ क्या बोलेंगे, अधिक, बस उल्टा बोलना है। तो कहेंगे यह क्रिया कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती है। तो दोनों अंतर तो बहुत आसान है कि इसमें क्या बोलेंगे, यह क्रिया अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है, और यह क्या बोलेंगे, यह क्रिया कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती है। तो दो अंतर तो पूरा समझ में आ गया। अब लास्ट अंतर समझेंगे। तो लास्ट अंतर क्या है, तो कहेंगे विसरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। याद रखिएगा, विसरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परासरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। तो ध्यान दीजिए, जो विसरण की क्रिया होती है वह किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन परासरण की जो क्रिया होंगी वह किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। तो यह अंतर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसे अच्छे से क्या कीजिए, तैयार कर लीजिए। तो आज का जो पढ़ाई हुआ है आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए और वीडियो को थोड़ा लाइक भी कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को क्या कर लीजिए, ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास क्या हो, पहुंच जाए। तो आज का पढ़ाई तो यहीं तक रहेगा। अब कल हम शाम को 7 बजे मिलेंगे। तो 7 बजे वाला वीडियो प्रतिदिन आप लोग क्या कीजिए, देखते रहिए, नोट करते रहिए। यदि कोई भी दिक्कत होता है तो क्या कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।